बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बायोलॉजी क्लास 9 के बाब 10 पौधों में रिप्रोडक्शन के मशक के एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा जानदार आमतौर पर बाइनरी फिशन, देखें बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। हीस्ट जी नहीं, हीस्ट जो है ये बडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। बैक्टीरिया जी बिल्कुल, बैक्टीरिया जो है ये बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। राइजोप्स जो है ये स्पोर्स बनाते हैं, और पौधे तो आपको पता है कि बाइनरी फिशन नहीं कर सकते ना, कि दो टुकड़ों में तब्दील हो जाए, नहीं। ठीक है जी, तो इसमें बैक्टीरिया है, पीछे से मैं आपको कंफर्म करवाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइनरी फिशन का लफ्जी मतलब है दो में तकसीम होना। ये बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का आम तरीका है। ठीक है जी, तो यही हमारे पास एमसीक्यू में है बैक्टीरिया का। अगर आप नीचे देखो तो ये अबाई बैक्टीरियम है। ठीक है, तो ये देखिए दो में तब्दील हो गया। ठीक है, तो बाइनरी फिशन दो टुकड़े हो जाना, दो में तकसीम हो जाना। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया करते हैं। सो के स्टूडेंट्स बाइनरी फिशन जो है ये बैक्टीरिया करते हैं। सो बैक्टीरिया को आपने सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है हीस्ट में रिप्रोडक्शन का बुनियादी तरीका क्या है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हीस्ट में जो बुनियादी तरीका है वो बडिंग का है। ठीक है, तो ये इसके ना ऑप्शंस आगे हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हो ये बडिंग हमारे पास है। तो हीस्ट में बडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन होती है। पीछे से मैं आपको कंफर्म करवाता हूँ। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो बडिंग है ये तरीका। हीस्ट ये यूनिसेलुलर फंगस है, इसमें आम पाया जाता है। ठीक है, तो बडिंग का कनेक्शन आपने हीस्ट के साथ याद रखना है। ठीक है, सो के स्टूडेंट्स हीस्ट में जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो बडिंग होता है। सो बडिंग को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है फंजाई में स्पोर बनाने के बारे में क्या दुरुस्त है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर बनाते हैं? जी नहीं। वो दो किस्म के स्पोर बनाते हैं? जी नहीं। और सिर्फ खुश्क माहौल में नए फंजाई में नमो पा सकते हैं? जी नहीं। स्पोर सख्त हालात का मुकाबला करने के लिए पैदा किए जाते हैं? जी बिल्कुल, ये स्पोर सख्त हालात का मुकाबला करने के लिए पैदा किए जाते हैं फंजाई में। ठीक है, तो पीछे से मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो स्पोर, ये जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं अपनी मोटी दीवारों की वजह से गैर मुनासिब या सख्त हालात बर्दाश्त कर सकते हैं, इनका सामना करते हैं। और जब हालात मुनासिब हो ना, हाँ टेम्परेचर थोड़ा मुवाफक हो जाए उसके उगने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो स्पोर उगते हैं और नए फंजाई में फिर नमो पा जाते हैं। ठीक है, तो सख्त हालात या गैर मुनासिब हालात बर्दाश्त करने के लिए स्पोर बनाए जाते हैं फंजाई में। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन दाल है कि फंजाई में जो स्पोर्स हैं ये सख्त हालात का मुकाबला करने के लिए पैदा किए जाते हैं। सो ऑप्शन दाल जो है इसका करेक्ट है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है सख्त नामुनासिब हालात के दौरान कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है। बैक्टीरिया में भी सख्त गैर मुनासिब हालात को बर्दाश्त करने के लिए स्पोर्स बनाए जाते हैं, और वो एंडोस्पोर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल रहा है ना, गैर मुनासिब या सख्त हालात के साथ जो कनेक्शन आपने जोड़ना है वो स्पोर्स का जोड़ना है, चाहे वो फंजाई है चाहे वो बैक्टीरिया है। ठीक है, आप देखिए एक बड बनाते हैं? जी नहीं, बड नहीं बनाते बैक्टीरिया, मोटी दीवारों वाले एंडोस्पोर्स बनाते हैं। देखिए स्पोर आ गए इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन बे जो है इसका करेक्ट है। तो अब आपने क्या याद रखना है, सख्त नामुनासिब या गैर मुनासिब हालात के लिए स्पोर्स बनाए जाते हैं। ये कनेक्शन आपने याद रखना है, चाहे वो फंजाई में है चाहे वो बैक्टीरिया में है। ठीक है, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाकर रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और नासाजगार माहौलियाती हालात में एंडोस्पोर बनाए जाते हैं। ठीक है, गैर मुनासिब या नासाजगार माहौलियाती हालात में, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो बैक्टीरिया का सेल अगर मर भी जाए तो एंडोस्पोर जिंदा रहता है, हाँ, क्योंकि वो गैर मुनासिब हालात या सख्त हालात को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो के स्टूडेंट्स सख्त नामुनासिब हालात के दौरान कुछ बैक्टीरिया मोटी दीवारों वाले एंडोस्पोर्स बनाते हैं। सो ऑप्शन बे को आपने सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट अगला अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है दर्जैल में से कौन सा पौधा रनर्स के जरिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। आलू जी नहीं, आलू ट्यूबर के जरिए करता है। स्ट्रॉबेरी जी बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी जो है ये रनर के जरिए रिप्रोडक्शन करता है। पीछे मैं आपको बताता हूँ कि रनर्स क्या होते हैं। अच्छा यहाँ पर आप पेज नंबर 176 पर देखो ना, ये स्टोलन लिखा हुआ है। ठीक है, स्टोलन और रनर एक ही चीज़ है। अब अगले पेज पर चलते हैं। तो अब आपको पता है ना कि जो रनर होता है, रनर का मतलब दौड़ना होता है या दौड़ने वाला होता है। ठीक है, तो रनर दौड़ने वाला, तो ये एक उफ़ की तरह है जो ज़मीन से ऊपर बढ़ता है, ऐसे ज़मीन से बाहर आ जाता है ना। और स्टोलन या रनर में नोड्स होते हैं, ये देखिए ये नोड्स हैं जहाँ से नए पत्ते और नई जड़ें जो हैं वो निकलती हैं। ठीक है, नए पत्ते और जड़ें नमो पाती हैं, वो नोड से निकलती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। पत्ते ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और जड़ें नीचे चली जाती हैं। इस तरह नोड में से एक नया पौधा निकल आता है। स्ट्रॉबेरी स्टोलन इस्तेमाल करके, स्टोलन मैंने आपको बताया कि रनर्स ही होते हैं। ठीक है, यानी कि दौड़ने वाले। तो यहाँ से ये शाख निकलती है, आगे दौड़ती जाती है ना, और नोड से नए पौधे और जड़ें मतलब निकलती जाती हैं, नए पौधे बनते जाते हैं रनर से। ठीक है, सो इस तरह से आगे चलते जाएंगे। और ये ज़ेरे ज़मीन से उफ़की है, यानी कि मतलब ऐसे, हाँ, और ये ज़मीन से ऊपर होता है, ये आपने याद रखना है, यानी कि ये ज़मीन से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, देखिए ना ज़मीन से ऊपर है। तो स्ट्रॉबेरी में स्टोलन यानी रनर के जरिए रिप्रोडक्शन होती है। तो चलिए देखते हैं। सो के स्टूडेंट्स कौन सा पौधा रनर्स या स्टोलन के जरिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है? स्ट्रॉबेरी। सो ऑप्शन बे को आपने सेलेक्ट कर लेना है।
अच्छा, कौन सा पौधा ट्यूबर्स के जरिए नस्ल बढ़ाता है? ट्यूबर्स जो हैं ये आलू होते हैं, मतलब आलू ट्यूबर्स के जरिए अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। ये ज़ेर ज़मीन तने होते हैं। मैं आपको इसका बताता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हो ट्यूबर है, ये आपको आलू नज़र आ रहा है, ठीक है। ये रस भरा तना है जो ज़ेर ज़मीन बढ़ता है। इसके ऊपर आंखें, ये आंखें ऐसे मतलब बन जाती हैं ना, और दरअसल इसकी बर्ड्स होती है और इन आंखों से आगे नया पौधा बन जाता है, ठीक है। आलू ट्यूबर से रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि अगर इस आलू को हम ग्रो करें तो तकरीबन 3-4 पौधे उग आएंगे, ठीक है। तो आलू जो है ये ट्यूबर आपने याद रखना है, ठीक है, आलू। सो ओके स्टूडेंट्स, ट्यूबर्स के जरिए आलू अपनी नस्ल बढ़ाता है या रिप्रोडक्शन करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ज़मीन के ऊपर उफ़क़ी तना जो अपने नोड्स पर पत्ते और जड़ें पैदा करता है। देखें जी, अभी हमने देखा स्टोलन या रनर, मैंने आपको शक्ल भी दिखाई है, ठीक है, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये उफ़क़ी जाता है मतलब ऐसे, और ये ज़मीन के ऊपर होता है। देखिए यहाँ पर बात है ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन के ऊपर स्टोलन होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और जो ज़मीन के नीचे होते हैं ना, वो राइजोम होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हो ये स्टोलन या रनर्स हैं, ठीक है। ये उफ़क़ी तना है जो ज़मीन से ऊपर बढ़ता है। तो अगर ज़मीन से ऊपर है ना, इनके ज़मीन से बाहर है, ऐसे जा रहा है उफ़क़ी तौर पर, तो ये स्टोलन होगा। अब नीचे आए, राइजोम का भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। राइजोम जो है ये भी उफ़क़ी तना होता है, लेकिन ये ज़मीन के नीचे बढ़ता है। तो ये राइजोम है, ये ज़मीन के अंदर अंदर आगे चलता जाता है, ठीक है। तो ज़मीन के ऊपर वहाँ पर एमसीक्यूज़ है, तो इस वजह से हम स्टोलन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है स्टोलन जो है ये ज़मीन से ऊपर होता है। सो के स्टूडेंट्स, ज़मीन के ऊपर उफ़क़ी तना जो है वो स्टोलन होता है, ये चीज़ क्योंकि ज़मीन से ऊपर है, ठीक है। सो इस तरह से आपने याद रखना है। अगर एमसीक्यू चेंज होकर आता है कि ज़मीन के नीचे उफ़क़ी तना है तो वो राइजोम होगा। अच्छा, इनमें से कौन सा हिस्सा पौधे की वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद नहीं करता? चलें जी देखते हैं। राइजोम, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, जो एसेक्सुअली होती है, यानी कि पौधे के जिस्म से ही मतलब हो जाती है, उसके लिए कोई फूल वगैरह नहीं होता, या उसमें उसके लिए कोई एग सेल और गैमेट्स को यानी कि स्पर्म्स वगैरह को मिलाया नहीं जाता, ठीक है। तो राइजोम जी नहीं, राइजोम तो आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। कॉम भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। रनर भी हमने अभी देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। फूल जी बिल्कुल, फूल जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो फूल में जो है वो स्पर्म्स और एग्स बनते हैं और उनका मिलाप होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फूल है। बाकी ये तीनों जो हैं ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में है, पीछे से आप देख भी सकोगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन दाल को आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फूल का कौन सा हिस्सा पोलन पैदा करने का जिम्मेदार है? स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकली होती है, तो स्टिग्मा पर तो मुंतकली होती है, ये पैदा नहीं करता। एंथर जी बिल्कुल एंथर। तो स्टूडेंट्स, जो एंथर होता है ये फूल का वो हिस्सा है जो पोलन ग्रेन्स या पोलन पैदा करता है। मैं आपको पीछे से बता देता हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एंथर में मौजूद पोलन सैक्स होते हैं, फूल के माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। और ये आगे पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, ठीक है। सो एंथर को पोलन के साथ आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये शक्ल से भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ना देखें तो ये जो है ना, ये बेसिकली एंथर होता है और ये पोलन बनाता है, ठीक है। फिर इन एंथर को मतलब एंथर में से पोलन को स्टिग्मा पर मुंतकिल किया जाता है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर पोलन आ जाते हैं, इसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, फूल का कौन सा हिस्सा पोलन पैदा करने का जिम्मेदार होता है जी? तो वो एंथर है। सो एंथर को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मंदरजा झैल में से कौन सा कार्पल का हिस्सा नहीं है? फिलामेंट जी बिल्कुल फिलामेंट नहीं है। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये तीनों है। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये तीनों जो हैं ये कार्पल का हिस्सा है, लेकिन फिलामेंट नहीं है। पीछे से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये कार्पल लिखा हुआ है, ठीक है, ये कार्पल। तो कार्पल में 3 हिस्से होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये 3। लेकिन जो फिलामेंट है ना, देखिए फिलामेंट जो है ये तो तीसरी तह में है, वो चौथी में नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से फिलामेंट जो है वो कार्पल में नहीं है, कार्पल में स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी है। तो इसका करेक्ट आंसर फिलामेंट है, जो कि कार्पल का हिस्सा नहीं होता। सो ओके स्टूडेंट्स, कौन सा कार्पल का हिस्सा नहीं है? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी तो हैं और फिलामेंट जो है वो कार्पल में नहीं है। सो फिलामेंट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है फूलदार पौधों में कौन सी साख्त से मादा गैमेटोफाइट बनता है? पोलन ग्रेन जी नहीं, ओव्यूल जी बिल्कुल ओव्यूल। एंथर जी नहीं, सेपल नहीं, ओव्यूल से, ठीक है। तो ये मैं आपको पीछे से बताता हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ओवरी में मौजूद ओव्यूल फूल का मेगास्पोरेंजियम होता है, ठीक है। तो ये नीचे अगर आप देखो ना, तो ये पूरी ओवरी है, इसमें ये ओव्यूल्स होते हैं जो कि मादा गैमेटोफाइट्स यानी एग सेल्स बनाते हैं, ठीक है। सो ओव्यूल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, फूलदार पौधों में कौन सी साख्त से मादा गैमेटोफाइट बनता है? ओव्यूल से मादा गैमेटोफाइट बनता है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फूलदार पौधों में नर गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? नर गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन, एम्ब्रियोसैक, ओवरी या कार्पल, तो पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन नर गैमेटोफाइट है। ऊपर भी मैंने आपको बताया है, देखें फूल का कौन सा हिस्सा पोलन पैदा करता है, वो एंथर। तो जो पोलन है
ये असल में नर गैमेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पीछे से हिंट दे देता हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हो नर गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो नर गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, फूलदार पौधों में नर गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फूलदार पौधों के लाइफ साइकिल में कौन सी साख्त ट्रिप्लाइड है? एग सेल जी नहीं, फ्यूजन न्यूक्लियस जी नहीं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जी बिल्कुल। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ट्रिप्लाइड है, ये मैं पीछे से आपको कंफर्म करवाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलकर एक ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस बनाता है। ये न्यूक्लियस एक टिश्यू में नमो पा जाता है जिसे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। सो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और आप इस फिगर से भी देख सकते हो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n का मतलब ट्रिप्लाइड है, ठीक है। सो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये ट्रिप्लाइड होता है। सो ओके स्टूडेंट्स, फूलदार पौधों के लाइफ साइकिल में कौन सी साख्त ट्रिप्लाइड होती है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो ऑप्शन जीम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियो सैक किस साख्त के अंदर बनता है? फिलामेंट, एंथर जी नहीं, स्टाइल जी नहीं, ओव्यूल जी बिल्कुल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हो ये ओवरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओव्यूल को उन्होंने बड़ा करके दिखाया हुआ है, फिर इससे ये तब्दीलियाँ होती होती ये देखें ये एम्ब्रियो सैक बन गया। सो जो एम्ब्रियो सैक है ये ओव्यूल के अंदर बनते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो के स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सैक हमने देखा ओव्यूल के अंदर बनती है। सो ऑप्शन दाल को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? एग सेल की दो नर गैमेट्स के जरिए फर्टिलाइजेशन जी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ही एम्ब्रियो सैक में दो एग सेल्स की दो स्पर्म्स जी ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, कि दो एग सेल्स और दो स्पर्म्स नहीं। एग सेल और फ्यूजन न्यूक्लियस की दो स्पर्म्स के जरिए फर्टिलाइजेशन जी बिल्कुल, ये वाला हमारा करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये मैं आपको पीछे से कंफर्म करवाता हूँ। सो क्लियरली स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एक स्पर्म का एग के साथ मिलना और दूसरे स्पर्म का फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलना, ठीक है। तो एक जो स्पर्म है वो एग के साथ मिल जाता है और दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक एग सेल है, एक स्पर्म इसके साथ मिल गया, ये फ्यूजन न्यूक्लियस है, इसके साथ एक स्पर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? एग सेल और फ्यूजन न्यूक्लियस की दो स्पर्म्स के जरिए फर्टिलाइजेशन, यानी कि दो स्पर्म्स होते हैं, एक स्पर्म एग सेल के साथ मिलता है और दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलता है। सो ऑप्शन जीम को आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है।